नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग केवीएस और प्लस जो भी सुपर टेट के एग्ज़ाम हैं आपके और प्लस अन्य एग्ज़ाम जो भी आप देना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हमारे से अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ रखा है, यह कम से कम 23वां या फिर 24वां लेक्चर है। शुरू से आप देख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करना मुझे सारे वीडियो देखने हैं या फिर छोड़ने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मैं यह भी आपको दावा करता हूँ, आप इसको जाने नहीं दूंगा, है ना। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। कहीं भी नहीं समझ में आया था लेकिन यहाँ पे समझ में आएगा। आज नदी का वीडियो ये लास्ट है, यानी कि नदी वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे 5-6 दिन से लगातार, वो आज लास्ट है। यह क्लास डेली मैं आपको बता देता हूँ 8 बजे डेली आ जाते हैं। आपको ये चीज़ें डेली कंटिन्यूटी बना के देखनी है। और एक साइंस की क्लास डेली आती है रात में 9 बजे। ये दोनों क्लास प्रॉपरली अभी आ रही है केबीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, अन्य एग्जाम जो आपके लगे हैं उसके लिए। लेकिन आपको एक चीज़ें और बता देते हैं, और आप हिंदी के भी क्लासेस देख सकते हो प्लेलिस्ट में आके, है ना। पूरा कंप्लीट है हिंदी, लेकिन खैर अभी जो चल रहे हैं उसको देखिए। और बहुत जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग के क्लासेस कब डिजाइन कर रहे हैं। ज़्यादातर उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास में करेंगे। देखिए आज थकान सी है, मतलब ये वीडियो रिकॉर्डेड आती है आपके पास, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो रात में करीब इस समय 11:30 पौने 12 बज रहे हैं रात में। और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। थकान सा था लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही थी। कुछ चिंताएं होती हैं विशेष रूप से, जो बनाई रहती है, एक तरह से बना रहता है चिंता। और उस चीज़ को मतलब हम अपने मतलब कि मर्ज करने के लिए हमने सोचा चलो क्लास ही लगा लेते हैं, बच्चे को क्लास ले लेते हैं, थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। मन नहीं था, आज चाहता तो क्लास नहीं देता, लेकिन खैर चिंताएं आपको जितनी है ना, आपके लिए मेरे पास भी चिंताएं हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर आप प्रयास आप अपना जारी रखेंगे शेयर करने वाला, तो मे भी हमारे जो प्रयास हैं रात रात में जगकर वीडियो बनाना, और एक दिन भी नागा नहीं करूँगा, इतना दावा करता हूँ। और बस आपके प्रयास, हम दोनों के जो प्रयास हैं ना, जब साथ चलेंगे तो चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर करिएगा। इस मेहनत को कम से कम साकार आप बनाएं, और आपकी मेहनत को मैं ज़रूर साकार करूँगा। बस इस चीज़ को आप भांपते रहिए और चीज़ें अपने लय में एक नोट्स प्रिपेयर करते रहिए अपना, और इस प्रकार के मैप आप हर पेज पे बनाया करिए। ठीक है ना। चलिए, आज मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। आपको हमने बताया था अरब सागर यहाँ पर है, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको फिर से। ये अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ मिलती हैं, मैंने इसका पूरा लेक्चर दे दिया है आपको। एक एक नदी तंत्र के बारे में मैंने पढ़ाया है, जरूर देखिएगा। तो जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ मैक्सिमम मिलती हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, हिमालय से निकलने वाली होती हैं, और इस आपके जो पश्चिमी तट है इससे निकलने वाली नदियाँ होती हैं, इस साइड ढलान की वजह से, पठारी वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, इधर आती हैं तो वह डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ सारी डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में खंभात की खाड़ी से हो गया, चाहे इधर आपका पाकिस्तान की तरफ से हो गया, जितनी नदियां गिरती हैं वो सब के सब क्या बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं। गार्ज का मतलब सीधा गिरती हैं वो, और उनकी ऊंचाई जो बिल्कुल सीधा होता है, इस वजह से वो सीधा गिरती हैं तो खड्ड बना देती हैं। उसी को हम कहते हैं गार्ज, यानी कि अब कह लीजिए अवनालिका, अवनालिका ज्यादा नदियां होती हैं इधर की। तो यह पठार के काटते हुए आती हैं और प्लस सीधा गिरती हैं झरने के रूप में, तो गहराई में जाती हैं और एक तरह से गड्ढा के नुमा मतलब खड्ड बना देती हैं, जिसे हम कहते हैं गार्ज। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। अगर आप देखोगे ना कभी दृश्य उसका, तो बहुत ही सुहाना दृश्य लगेगा, है ना। जैसे कि अभी हम बताएंगे, कंदरा में नर्मदा द्वारा बनाया जाता है कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात जिसे कहते हैं, बहुत ही मनोहर दृश्य लगता है। तो ये चीजें, इधर गिरने वाली नदियां सारा के सारे क्या बनाएंगी, गार्ज बनाएंगी, इधर की डेल्टा बनाएंगी। और बहुत सारी नदियां हैं, तो मैक्सिमम नदियों मतलब कि जो पूछी जाती है एग्जाम में, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो एक चीज हमको पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया है पूरा भरपूर रूप से। यहाँ आपका क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, और जो कि आपको बताया था हमने, यहाँ पर जो आपका गुजरात है, गुजरात से लेकर ये दिल्ली रीच तक, गुजरात के एक जगह है जो कि आनंद के नाम से जाना जाता है, वहां से लेकर दिल्ली रीच तक ये फैली हुई है, लगभग 800 किलोमीटर तक हमने बताया था आपको। और जो पश्चिमी तट है 1600 किलोमीटर तक, और यह वाला तट जो 1200 किलोमीटर तक, और जो आपका हिमालय का श्रृंखला है पूरा का पूरा, वो 2500 किलोमीटर तक हमने ये सारी चीजें बता रखी हैं। इसी के दक्षिण में मालवा का पठार पाया जाता है, मालवा का पठार। इस मालवा के पठार के दक्षिण में ना एक श्रेणी पाई जाती है, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, विंध्यन श्रेणी। आप याद रखेंगे, विंध्यन श्रेणी
हमारे भारत को दो भागों में बांटती है, दो भागों में, ऊपर और नीचे दो भागों में बांटती है। और इसके नीचे से एक नदी जाती है, एक नदी जाती है जो कि 3 राज्यों से होकर जाती है और खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और खंबात की खाड़ी में गिराने से पहले गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भड़ौच। क्या नाम है? भड़ौच। अभी हम सारा डिस्कस करेंगे फिर से, अभी सुन लीजिए, अभी लिखना नहीं है, भड़ौच से। अब इस नर्मदा के दक्षिण में भी एक सतपुड़ा की श्रेणी है, मतलब एक पहाड़ी है, और इसी पे मैकाल पर्वत श्रृंखला भी आपको पता है, और यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। महानदियां भी निकलती हैं, महानदी जिसे कहते हो, जो उड़ीसा में होकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। देखिए यहीं से जो यह आपका यह दिख रहा है ना, यह सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है भाई, ताप्ती नदी। यह दोनों नदियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत डिटेल में इन दोनों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आगे हम साबरमती को, माहे को, इन सबको देखेंगे, घाघरा को। यह मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम में बहने वाली हैं, ठीक है ना। लूनी हो गया, तो इन सबको देखेंगे अभी। तो यह दोनों नदियों के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी, सबसे पहले नर्मदा नदी जो है पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। याद रखना, पश्चिम में बहने वाली नदी हम पढ़ रहे हैं, पूरब वाला हो चुका है। पश्चिम में बहने वाली नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है 1300 कितनी, 1300 कितनी भाई, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ना, मैकाल पर्वत की एक तरह से अमरकंटक चोटी से होती है। याद रखना, मैकाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ता है? सतपुड़ा के पास पड़ता है भाई, मैकाल पर्वत श्रृंखला। यहीं से इसकी एक तरह से उद्गम होता है। याद रखेंगे, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से किस पहाड़ी से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है, और सतपुड़ा के पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। याद रखेंगे, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि पश्चिम में बहने वाली सभी नदियों में से सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। याद रखेंगे, सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की पश्चिम में बहने वाली नदियों में से, ठीक है। अमरकंटक चोटी से निकलती है, मैकाल पर्वत की चोटी, मतलब मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है। याद रखेंगे इतनी बातें। अब ये 3 राज्यों में अपना जल एक तरह से प्रवाह कराती है। पहला, सबसे ज्यादा जो जल इसका प्रवाह कहां पे देखने को मिलता है हमको? मध्य प्रदेश वाले इलाके में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश से निकलती है तो यह सबसे पहले किस में जाती है? महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र में इसका जो पानी है कितना, 1.5% देखने को मिलता है। कितना? देखिए हमने क्या बताया, 87% एमपी में, और 1.5% यह महाराष्ट्र में, और 11.5 के आसपास में, 11.5% के आसपास में गुजरात में अपना जल प्रवाह कराती है। याद रखेंगे, गुजरात वाले लोग इतना यूज करते हैं, 1.5% महाराष्ट्र वाले, 87% मध्य प्रदेश वाले यूज करते हैं नर्मदा नदी का। इतनी तो खास बातें थी जो कोई आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगी, निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी, चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो, ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गया। दूसरी बातें आपसे पूछा जाएगा कि जो विंध्यन श्रेणी है ना, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? या फिर सतपुड़ा श्रेणी और आपका सतपुड़ा श्रेणी और विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी दोनों का आंसर होगा। इस बात को याद रखना, नर्मदा नदी। जबलपुर के नीचे एक भेड़ा घाट पड़ता है, जबलपुर आपका मध्य प्रदेश, उसी के नीचे भेड़ा घाट एक पड़ता है, जहां की संगमरमर की चट्टानें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। हमने जब पढ़ाया था आपको तो हमने बताया था। एक चीज पहले और याद रखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हमें याद आ गया थोड़ा सा, देखिए जरा सा, कि जो आपका विंध्यन श्रेणी है और जो आपका सतपुड़ा श्रेणी है ना, इसके बीच में, इसके बीचों बीच कौन सी नदी ऐसी है जो कि भ्रंश घाटी से बहती है? तो याद रखना, नर्मदा इसका भी आंसर होगा, ठीक है। लेकिन निकलती कहां से है? सतपुड़ा से, लेकिन दोनों के बीच में बहती है ना। यह एक तरह से कहिए नालिका के रूप में बहती है, और नालिका के रूप में बहती है। जो पठारी एरिया है ना पूरा का पूरा, यह उसको काटती हुई नाली बनाती हुई जाती है। तो ये चीजें याद रखेंगे। और जबलपुर के नीचे, मध्य प्रदेश में जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट, आपको पता है मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, बलुआ पत्थर पाई जाती है ना। तो भेड़ा घाट की जगह वहां पर संगमरमर की पूरी चट्टानें हैं भेड़ा घाट में। वहां से एक तरह से कह लीजिए कि हमको एक बहुत बढ़िया सा नजारा देखने को मिलता है, कपिल धारा जिसे कहते हैं। कंदरा एक जगह पड़ता है, कहां पर? भेड़ा घाट में ही, मध्य प्रदेश के आसपास में, मध्य प्रदेश के यहाँ पर, मध्य प्रदेश में ही, जैसे गुजरात में एंट्री करती है ना नदी, उसके पहले, जस्ट पहले ही यहीं पर मध्य प्रदेश में एक जगह पाया जाता है, जगह का नाम है भेड़ा घाट है ना। भेड़ा घाट में संगमरमर की बहुत ज्यादा चट्टानें हैं, मतलब कि वाइट बिल्कुल दूध जैसी लगती हैं। और वहीं पे एक जगह है कंदरा, याद रखेंगे, कंदरा एक जगह है।
15 जगह। जब ये नदी वहाँ पहुँचती है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है और वहाँ पे वाइट वाइट पूरे के पूरे देखने को मतलब संगमरमर बहुत सफ़ेद लगता भी है और पानी पड़ जाए तो बहुत ही चमकता है एकदम। तो वो कपिलधारा के नाम से जाना गया, जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से हम लोग जानते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनाया जाता है? भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में, और अगर अंदर पूछ ले तो कंदरा एक जगह है, वहाँ पे बनाया जाता है। उस धारा को कपिलधारा के नाम से जानते हैं, जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है और बहुत ही मतलब मनोहर दृश्य होता है, ये बात याद रखेंगे। लगभग 2300 किलोमीटर, सॉरी 2300 कह रहे हैं, 23 मात्र 23 मात्र नहीं, बहुत ज़्यादा है, 23 किलोमीटर से ऊपर, मतलब 23 किलोमीटर ऊपर से जल गिरती है। सोच लीजिए, मतलब कि समझ लो कितना मजा, मतलब कितना अच्छा लगता है नज़ारा वो देखोगा, एक तरह से भव्य करो, मतलब कि सोचने पर ही कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। नर्मदा का जो निचला सिरा है ना, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, लेकिन निचला वाला इलाका जो है वहाँ पर नौका गम्य है, यानी कि नाव वगैरह बहती हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद ये क्या करती है? खंबात की खाड़ी में आती है, अपना जल गिरा देती है। कच्छ का रन है, ये खंबात का खाड़ी है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं बस लिख लीजिए, बस सुन लीजिए। बरनेर, बेयार, दूधी, शक्कर, हिरन और बटना नहीं, बरना है। फिर उसके बाद है कोनार और एक है मानचक। तो इतनी सारी इसकी सहायक नदी है, इसको लिख लेंगे। अब दूसरी नदी जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ताप्ती नदी। लिखते चलिए आप सभी ताप्ती नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी भाई, है ना। देखिएगा, ताप्ती नदी, ताप्ती को तापी भी बोला जाता है, ताप्ती को तापी नदी भी बोला जाता है। तापी नदी इस सतपुड़ा श्रेणी से ही तो निकलती है, लेकिन सतपुड़ा के नीचे भ्रंशी घाटी से बहती है ना। यह भी एक तरह से भ्रंशी नदी यह भी है। यह 24 किलोमीटर लगभग कह लीजिए कि मध्य प्रदेश से बहती है। अभी बताएंगे हम सारी चीज़ें। ये 24 किलोमीटर के आसपास, मतलब इसकी पूरी लंबाई की अगर बात करो तो इसकी पूरी लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 724 किलोमीटर। याद रख लेना, ये पूछा जाता है हर बार, नॉर्मल चीज़ है। 1312 किसका था? नर्मदा का था। याद रखेंगे इसका 724 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। ये एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, याद रखना। एमपी के बैतूल जिले से मुल्ताई नाम की पहाड़ियाँ हैं, है ना। मुल्ताई नामक एक स्थान है या फिर मुल्ताई नामक पहाड़ियाँ कह लीजिए। और सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है भी, याद रखेंगे। बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक जगह या फिर मुल्ताई नामक जिला कह लीजिए, या फिर मुल्ताई बैतूल जिला के मुल्ताई नामक जगह से या फिर मुल्ताई नामक पहाड़ियों से, है ना ये निकलती है और सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ये बात भी याद रखेंगे, इतनी बातें याद रखना है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। अब यह अपना जो जल प्रवाह करती है, सबसे ज़्यादा जल महाराष्ट्र में देती है। जैसे मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा सबसे ज़्यादा देती थी 87% के आसपास में अपना जल, लेकिन यह सबसे ज़्यादा जल कहाँ पे देती है? महाराष्ट्र में देती है। कितना? 79% महाराष्ट्र में याद रखना है आपको। 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में। 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में देती है। यह बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि अभी इतना कैसे याद होगा ना, बार बार चीज़ें मंथन करिए उसका। पता है जॉब बार बार नहीं मिलती है, एक ही बार रगड़ कर ले लीजिए। बहुत बार वैकेंसी नहीं आती है टीचर की, देख रहे हैं 4 साल बाद आ रही है ना, तो बहुत बढ़िया से एक बार रगड़ कर ले लीजिए। हम दिन रात, हमको कुछ भी काम रहे, कुछ भी कहीं भी कुछ भी रहे, हम इस क्लास को और शाम वाले क्लास को, अभी रात वाला भी क्लास, मतलब एक सुबह वाला दोपहर वाला क्लास स्टार्ट कर देंगे मैथ वाला वो, और 3-4 बजने के आसपास में हिंदी। तो ये सारे क्लास आया करेंगे। कितना भी बिजी सेशन हो, रात में हम बनाएंगे वीडियो, आपको अपलोड जरूर करेंगे। ये चीज़ें हैं, बस आपका काम है शेयर करना, पूरे भारत में फैला दो भाई। इतना कम से कम जो बच्चा देखता है ना, कम से कम वो एक चैन बना दे, क्रिएट कर देना, तो चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। देखिए ये सतपुड़ा एवं अजंता, मतलब सतपुड़ा नदी घाटी, सतपुड़ा श्रेणी से तो निकलता ही निकलता है। सतपुड़ा के नीचे तो आपका ताप्ती नदी होगी, ताप्ती के नीचे अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं जो मध्य प्रदेश में है। तो कभी काल के यह भी पूछ लेता है कि जैसे पूछा था विंध्य श्रेणी और आपके सतपुड़ा श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो आपने बता दिया नर्मदा नदी बहती है। सेम इसी प्रकार से अगर पूछ ले सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा और नीचे सतपुड़ा के नीचे आपका कौन सी नदी, कौन सा एक तरह से चट्टान है भाई, बता देना। सतपुड़ा क्या था भाई अभी,
अजंता की गुफाएं, अजंता केव जिसे कहते हो। तो अजंता और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो बता देना है ताप्ती नदी या फिर ताप्ती नदी बहती है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको बताया जा रहा है सारी ये दोनों नदी के बारे में बहुत ही गहनता से अध्ययन कर लो, कहीं कुछ भी फंसने की कोई आवश्यकता, मतलब कि आपको कोई भी पूछ ले कहीं से ना, आप सब कुछ बता ले जाओगे। बस इतनी चीज़ें इसके बारे में थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, इसकी बहुत प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी प्रमुख सबसे प्रमुख सहायक नदी बस एक याद कर लीजिए, ताप्ती का पूड़ा, जिसे क्या कहते हैं, पूड़ा कहते हैं, पूड़ा कहते हैं। इसकी एकमात्र सहायक नदी है। बहुत ही ज़्यादा, एकमात्र नहीं, बहुत सारी सहायक नदियां होंगी, लेकिन एक प्रमुख सहायक नदी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। यह सतपुड़ा नदी के समांतर बहती है, सतपुड़ा नदी है ना, उसके समांतर बहती है और दक्षिण से बहकर खंबात की खाड़ी में जाके भी गिरती है, खंबात की खाड़ी में भी गिरती है। सतपुड़ा के दक्षिण से बहकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है और अरब सागर में एक तरह से कह लीजिए गार्ज बनाती है ना, या कह लीजिए कि जो आपका काकरा पार हो गया, एक इसकी सहायक नदियाँ, मतलब बहुत सारे हैं। काकरा पार सहायक नदी नहीं, इसकी परियोजना है, उकाई और काकरा पार। उकाई और काकरा पार दोनों गुजरात में पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। ताप्ती नदी पर ही दो सहायक किसके हैं, दो सहायक परियोजना है, जिसका नाम है उकाई। वैसे मैं इसका सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उकाई और एक काकरा पार काकरा पार, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह दोनों एक सहायक, मतलब कह लीजिए कि इसके एक तरह से सहायक परियोजना है और बहुत बार इसको पूछा भी जाता है। दोनों उकाई और काकरा पार ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात में पड़ जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नदियों के बारे में, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे नहीं, बहुत बार पूछी जाती हैं, इस वजह से इसको भी जानना जरूरी है। जैसे साबरमती, वैसे हमने जितने नदी लिए हैं ना वो इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, तो याद कर लेना। बस 5-6 के बारे में पढ़ना है जो पश्चिम में बहती हैं, दोनों पढ़ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। साबरमती की लंबाई 1312 किलोमीटर और इसकी 724 किलोमीटर। इतनी बातें याद रखना, कम से कम याद रखना कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, और सारी चीज़ें। भड़ौच में जैसे हुआ था बहुत ज़्यादा, एक तरह से कलेज धुआंधार जलप्रपात कौन बनाता है, तो नर्मदा नदी बनाती है। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जुबान में रटी होनी चाहिए। अब आ जाइए साबरमती नदी। साबरमती नदी, आपको पता है साबरमती एक आश्रम है, किसने बनाया था भाई, सभी को पता है, गांधी जी द्वारा बनवाया गया था। तो साबरमती, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, घबराना मत, बहुत जल्द ही यह खत्म होगा। साबरमती नदी सबको पता होगा, गुजरात में भाई बहेगी साबरमती नदी। तो यह लगभग 320 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है भाई, याद रखना, राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखना, मेवाड़ पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी एक नदी है, साबरमती नदी है। मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है और 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद कर लेना पहले तो ये चीज़, लंबाई 320 किलोमीटर, राजस्थान की मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। गुजरात में फिर प्रवेश कर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है भाई, आज तो खत्म। बस इतना जान लेना है हमको, जरूरी है। मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है राजस्थान के, 320 किलोमीटर बहती हुई और खंबात की खाड़ी में जाकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है साबरमती नदी। इतनी चीजें तो जानना ही जानना है हमें, चाहे जो भी हो। और एक चीज जान लेना है, साबरमती नदी के किनारे ही कौन सा सबसे बड़ा शहर बचा है, सबसे बड़ा क्या, गुजरात का एक तरह से कैपिटल अहमदाबाद बसा हुआ है। इस बात को याद कर लेना बस। नहीं, एक चीज और, तीसरी सबसे बड़ी नदी, पश्चिम में बहने वाली, प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी नदी 720 वाला हमने बताया था भाई, 720, 420 नहीं, 720, कौन सा नदी था, तापी नदी। दूसरा, पहला कौन था, नर्मदा नदी, 1312, 724 और साबरमती कितना, हमने कितना बताया भाई, 320 किलोमीटर, तीसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन पीसीएस में एक बार पूछ लिया था। अब दूसरा, मतलब नेक्स्ट नदी, माही नदी का सबसे बड़ा, मतलब कि जो चीजें हैं इसके विषय में जो पूछी जाती है, सबसे बड़ी चीज, यह एक तरह से कह लीजिए पश्चिम में तो पूरी नहीं जाती है, इसका उद्गम स्थान जहाँ होता है, फिर उसके बाद यह अपना मतलब भारत में ही इसकी कहानी खत्म हो जाती है ना, ये चीज़ याद रखना। यह माही नदी जो है, इसका जो उद्गम स्थान है, माही नदी का जो उद्गम स्थान है, यह मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। मध्य प्रदेश के धार जिले कहाँ पड़ते हैं, बता देना, पूरे के पूरे करिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे ही पड़ जाते हैं। इस वजह से इसका उद्गम स्थान विंध्यन पर्वत श्रृंखला माना जाता है। कहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रृंखला, यहाँ से अगर निकलती है तो यहीं पर एक लाइन जाती है जो अक्षांशी रेखा के किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशी रेखा के नाम से जाना जाता है। उससे भारत के 8 राज्य पड़ते हैं। तो गुजरात पड़ता है गुजरात पड़ता है, राजस्थान पड़ता है,
मध्य प्रदेश पड़ता है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल 6 हो गया। उधर नॉर्थ ईस्ट में आपका त्रिपुरा और मिजोरम पड़ता है, यह हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। और जो यह माही नदी है इसे दो बार काटती है। 2 बार काटने वाली कर्क रेखा का 2 बार काटने वाली नदी का नाम बता दीजिए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बता देंगे माही नदी। ठीक है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश के धार जिले से, विंध्य पर्वत श्रृंखला से होता है, याद रखेंगे। जो पश्चिम में बहती हुई मेहद झील है, बेहद झील से, एक मेहद झील है भाई, याद रख लेना, मेहद, मेहदी नहीं, मेहद झील, यही पे पड़ता है, सतपुड़ा से विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर ही पड़ता है, जहां से ये निकलती है, एक तरह से कह लीजिए। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। जो पूछा जाता है वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बहती है। ठीक है ना, ये चीजें आप याद रखेंगे। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सोम है, जाखम है, 2 ही याद रखिएगा, सोम और जाखम। इसके बाद लूनी नदी। लूनी नदी का तो मतलब इतिहास बहुत ही भयानक, मतलब एक तरह से के लिए बहुत ही अच्छा इतिहास है। कह लीजिए जो भारत में ही निकलती है, भारत में ही पनपती है और भारत में ही अस्तित्व समाप्त कर लेती है। एकमात्र नदी लूनी नदी, जो कि राजस्थान के अजमेर के दक्षिणी पश्चिमी से अरावली श्रृंखला से निकलती है। एक तरह से कह माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है ना, वह पूरा नाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहीं से लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में आके खत्म कर लेती है, अपना अस्तित्व खत्म कर लेती है। इतना इसकी कहानी है, जो कि 320 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ये चीज़ याद रखना। और कच्छ के रण में आकर अपना दलदल नुमा आकृति बनाते हुए विलुप्त हो जाती है। कहा जाता है कि यहीं से बहुत ज़्यादा नमक का एक तरह से निष्कर्षण होता है। गुजरात सबसे ज़्यादा नमक पैदा करने वाला राज्य भी भारत का है। ठीक है ना। इसकी सहायक नदियां हैं सरस्वती, जवाई और सुखड़ी। सुखड़ी याद रखना, बहुत ही अजीब अजीब नाम है लेकिन याद रखना हमें। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, नीलड़ी, है ना, नीलड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, याद रखना। सुखड़ी, देखिए सुखड़ी, सुखड़ी, लीलड़ी, लीलड़ी, नीलड़ी, नीलड़ी, और एक कौन है, सुखड़ी, लीलड़ी, नीलड़ी, एक कौन है भाई, क्या नाम है, भिठड़ी। भिठड़ी, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ये किसकी सहायक नदियां हैं, बता देंगे भाई, लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ये चीजें याद रखेंगे, जो कि जवाई, सरस्वती, यह सब सारी की सारी। ठीक है, सरस्वती का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, पुष्कर झील से होता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। एक लास्ट नदी घग्गर झील, घग्गर नदी, जो कि हिमालय पर्वत के शिवालिक, हिमालय में 3 श्रृंखला, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के शिवालिक से, जो कि हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश से है ना, हिमाचल प्रदेश का निचला वाला सिरा कह लीजिए, तो वहाँ से यह निकलती है नदी, शिवालिक से, है ना, याद रखेंगे, शिवालिक से, शिवालिक के शिमला से, बेटा यह कह लीजिए, शिमला जो आपका हिमाचल प्रदेश है ना, उसके शिमला वाले स्थान से निकलती है यह। और शिमला से निकलकर यह कहाँ पे बहती हुई है आती है भाई, घग्गर नदी है। इसका कह लीजिए विलोपन हो चुका है, दिखता नहीं है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। ठीक है, यह अम्बाला, पटियाला जो आपका है ना, पंजाब का अम्बाला हो गया, पटियाला हो गया, हिसार जिला हरियाणा का हो गया, इन सब में बहती हुई राजस्थान के गंगानगर में आती है, गंगानगर जिले में प्रविष्ट करती है। और हनुमानगढ़ जिले में नीचे, गंगानगर जिले के नीचे हनुमानगढ़ जिला है, वहीं पर पूरा पता है पूरा बालू फैला हुआ है, वहीं पर आकर अपना अस्तित्व या खत्म कर लेती है। उस जगह का नाम है भटनेर, जहाँ पे अपना अस्तित्व खत्म करती है एक तरह से गंगानगर जिले में मिलकर, तो उसे क्या कहते हैं भाई, हनुमानगढ़ जिले में अपना अस्तित्व खत्म करती है घग्गर। तो बस पूछा गया है किस जिले में अपना यह एक तरह से आकर बलुई, मतलब एक तरह से पूरा राजस्थानी मिट्टी से मिल जाती है ना, या फिर कह लीजिए मरुस्थल में मिल जाती है, तो बता देंगे वह हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है ना, इतनी बातें आपको याद रखना है। बस ये सारी बातें थी जो हमने आपको बताया, और चीज़ें आपके हाथ में हैं, देख लो। इतनी रात को आपका क्लास कर लेने का मतलब यही होता है कि थोड़ी सी जुनून आपके प्रति होता है कि भाई बच्चों का क्लास नहीं छूटना चाहिए हमारे भाइयों का, बस ये चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा सोच लेंगे तो चीज़ें बहुत लय में आ जाएंगी, और ये वीडियो शायद सारे बच्चे देख पाएँ हमारे। धन्यवाद।